हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा की ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज के वीडियो सेशन में हम 15 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट में जो भी बिल्स पास हुए हैं उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नवजीवन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, आसाम, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। सो नवजीवन प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय केरल। तो इसके तहत केरल सरकार का, देखिए केरल सरकार को लेबर डिपार्टमेंट है, ये इस प्रोग्राम को जो है शुरू करेगा। नवजीवन नाम का ये प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, जो 50 से 65 साल तक की उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उनको जॉब आसानी से मिल सके और साथ ही उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अपना कोई अगर वेंचर खोलना चाहें, अपना कोई काम शुरू करना चाहें तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आपको जानना चाहिए, केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये पिनरई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, साथ ही कैपिटल थिरुवनंतपुरम है। हाल ही में जो हमने बिल्कुल लेटेस्ट केरल से जुड़े करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, केरल ने 125 मिलियन यूएस डॉलर का एक पैक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है। किस लिए? जो यहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको और मजबूत बनाने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, पेरुम्बकुलम ये केरल का फर्स्ट विलेज ऑफ बुक बना है। साथ ही केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वीमेन सेफ्टी के लिए। और केरल ने ही मातृ कवचम इस कैंपेन को जो है शुरू किया है। जो भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको जो है वैक्सीन लग सके कोविड-19 के जो अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है, तो इसलिए ये कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस विधेयक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल amended the constitution to allow states and union territories to prepare their own list of socially and educationally backward classes। देखिए, सभी बिल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हम ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं या फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं या फिर वो समझ नहीं पाते हैं इन बिल्स को। तो आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा ताकि आपको यहीं के यहीं ये सब याद हो जाए। तो आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021, तो इसको जो है पार्लियामेंट में किसके द्वारा पेश किया गया था? जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। तो अब ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है। आपको जानना चाहिए, इसने अब क्या किया है, जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये अधिकार दिया है कि वो अपनी ओर से जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी लिस्ट तैयार कर सकती है। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो ये जानिएगा आप, कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसने ये पावर प्रेसिडेंट को दी हुई थी कि केवल प्रेसिडेंट ही सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए, केवल प्रेसिडेंट ही उसको नोटिफाई कर सकते हैं, वही इसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो अब जो ये अमेंडमेंट हुआ है, इसने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी ये अधिकार दे दिया है। आपको जानना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, इसकी जो स्थापना है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के तहत हुई थी। और आर्टिकल 338B ये भी फ्रेंड्स जो बैकवर्ड क्लासेस है इससे रिलेटेड है। अच्छा, ये 338B तो हो गया आपका बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित। जो 338 है वो आपका है जो ये आपका शेड्यूल कास्ट होती है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338A ये संबंधित है ये जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं इनसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इससे संबंधित है। तो तीनों ही आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख। तो देखिए ये बिल भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो इसने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 इसको अमेंड किया है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस एक्ट को अमेंड किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा 2009 का जो ये एक्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट, इसको अमेंड किया है। अब जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल और हरियाणा है, यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। तो अब जो ये वाला बिल बनाया गया है, इसमें ये कहा गया है इन्हीं राज्यों के साथ साथ अब लद्दाख को भी इसमें जोड़ दिया गया है कि लद्दाख में जो है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे इन दोनों ही बिल को, जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा और जो ये पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 अमेंडेड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। जानते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए जो ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। और इसने क्या किया है, जो ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 है, इसको अमेंड किया है। अमेंड यानी कि संशोधन किया है। जब आप किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ते हैं या फिर कुछ आप उसमें से डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन आप उसमें करते हैं। आपको जानना चाहिए जो ये 1972 का जो एक्ट था, इसी के तहत जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब जो ये जीआईसी है, इसके तहत देखिए सभी आते हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो अब जो ये 1972 का एक्ट था, इसमें ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी इन सभी में हिस्सेदारी जो है कम से कम 51% की होनी ही चाहिए। तो अब जो ये वाला जो बिल यहाँ पर पास हुआ है अब 2021 में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, तो इसने ये कहा है कि ये जो एटलीस्ट 51% जो हिस्सेदारी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये इस वाले पॉइंट को अब इसने हटा दिया है। यानी कि अब गवर्नमेंट जो है इनको प्राइवेटाइज कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट इसमें कर सकती है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसमें कर सकती है। तो इसलिए अब अगर ये वाली क्लोज रहती तो सरकार तो जो है इसमें अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम कर नहीं सकती थी। तो हिस्सेदारी कम करने के लिए जो ये वाली जो क्लॉज है इसको हटा दिया है। कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IT एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2012 was amended by the Taxation Laws Amendment Bill 2021। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा ये बिल पेश किया गया था, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, और ये भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो इसने जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, IT एक्ट और फाइनेंस एक्ट 2012 इन दोनों को ही अमेंड किया है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए जो ये फाइनेंस एक्ट 2012 है, तो इसने क्या किया था, जो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसमें एक रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स होता है ये वाला प्रावधान इसमें जोड़ दिया था कि यदि फॉरेन कंपनी का कोई शेयर बेचने से यदि कोई प्रॉफिट हो रहा है किसी कंपनी को, तो उस पर जो है भारत सरकार टैक्स ले सकती है। ठीक है, तो ये वाली क्लोज यहाँ पर जोड़ दी थी। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस का मतलब क्या होता है, किसी ऐसी डील पर टैक्स लेना जो कि पहले हो चुकी है, आज के समय से पहले जो हो चुकी है उस पर यदि आप टैक्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि एक बात तो ये हो गई कि मैं कहता हूँ यदि हमारे वीडियो के कमेंट में किसी ने एब्यूजिव कमेंट किया तो हम उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। और यदि मैं ऐसा कहूँ कि जिसने भी जनवरी 2021 से अब तक अगर किसी ने एब्यूजिव कमेंट्स किए हैं तो उन सभी को हम ब्लॉक कर देंगे। तो अब क्या हुआ, हम जो है नियम तो हमने आज बनाया है लेकिन वो लागू कब से हो रहा है, पिछले टाइम से हो रहा है। तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पिछले समय से उसको लागू करना, जो कि आपने आज नीति बनाई है उसको। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये जो बिल है, जो ये टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल है, तो अब इसने जो है ये जो रेट्रोस्पेक्टिव जो क्लॉज जोड़ी गई थी 2012 एक्ट के तहत, इसको हटा दिया है। क्यों हटाया है, देखिए
पहले ही जान लेते हैं। और इसी के तहत जो है सरकार ने देखिए जो ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जो आ गई थी, जिसमें इसने पुरानी जो डील हुई है उसके लिए भी सरकार ने यहाँ से पैसे ले लिए थे कंपनीज से, तो 8100 करोड़ रुपए ये वापस कर देगी उन सभी कंपनीज को। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब ये रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जब ऐड की गई थी, जब 2012 एक्ट के तहत, तब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, किन्होंने इसको प्रपोज किया था? तो आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो देखिए वोडाफोन के साथ एक केस चल रहा था। वोडाफोन ने साल 2007 में एक ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि इसने जो है ये हचिसन वैम्पोवा ये जो कंपनी है इसमें 67% स्टेक ले लिए थे। तो उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि आपको जो है इस पर जो प्रॉफिट या फिर आपको इस ट्रांजैक्शन की पर जो है हमको टैक्स देना होगा। तो ये तो 2007 में हुआ था, लेकिन तब तक भारत सरकार के पास अधिकार नहीं था कि सरकार जो है इस पर टैक्स ले सके, क्योंकि जो वोडाफोन है ये तो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। तो इसलिए यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव ये क्लॉज जोड़ी गई थी कि हम जो है अब 2007 में जो डील हुई है उस पर भी टैक्स लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इसी रेट्रोस्पेक्टिव को हटा दें, क्योंकि कई कंपनीज जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया, किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग सीकैट मिलिट्री एक्सरसाइज held in Singapore, in which Indian Navy also participated। तो देखिए इंडियन नेवी ने जो यूनाइटेड स्टेट्स इसको जो है लीड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज ये सिंगापुर में हुई है और इसमें 21 नेवीज़ ने यहाँ पर भाग लिया है। 20 नेवी तो बाकी अलग कंट्रीज़ की और एक हो गई हमारी इंडियन नेवी, तो 21 नेवीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इन सभी नेवीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इन सभी कंट्रीज़ की जो नेवी हैं उन्होंने। अच्छा, और आपको ये भी जानना चाहिए ये 20th एडिशन रहा है इस वाली एक्सरसाइज का, सीकैट, ये आप याद रखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। साल 2002 से ये चलती आ रही है। अब देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इंडियन कंटिजेंट दैट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय दल में कितने सदस्य हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 54 सदस्य हैं इसमें। तो देखिए जो पैरालंपिक्स 2020 होने वाले हैं टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में, तो जो भारत का जो दल है उसको भेज दिया गया है। इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। अच्छा, ये नाम आप याद रखिएगा, देवेंद्र जजारिया, ठीक है, ये भी यहाँ पर गए हैं, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं और नीरज चोपड़ा से पहले ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जेवलिन थ्रो में, आपको जानना चाहिए। बस अंतर इतना है कि इन्होंने पैरालंपिक में जीता है। ठीक है, तो पहले अगर आप गोल्ड मेडल कहें जेवलिन थ्रो में तो वो है देवेंद्र जजारिया। साथ ही मरियप्पन थंगवेलु जो कि हाई जंपर हैं, ये भी काफ़ी जाना माना नाम है, और संदीप चौधरी जो कि जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, ये भी काफ़ी जाने माने नाम हैं। ये सभी गए हैं। आपको जानना चाहिए जो ये मरियप्पन थंगवेलु हैं ये फ्लैग बेरर रहेंगे, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी इसकी, इसमें फ्लैग बेरर ये रहेंगे, भारत का झंडा लेकर ये चलेंगे, नेतृत्व ये करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई, इसकी प्रेसिडेंट हैं दीपा मलिक। आरबीआई ने करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ करनाला नगरी सहकारी बैंक, इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो देखिए रायगढ़ महाराष्ट्र बेस्ड करनाला नगरी सहकारी बैंक, तो इसका लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, पर्याप्त पूंजी नहीं है कि ये अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको फुली पे कर सकें। लेकिन ये आप सभी जानते हैं अब जो DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक का जो इनका जो अमाउंट है वो सिक्योर रहता है, वो इनको वापस मिल जाएगा। जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको तो उनका पैसा नहीं डूबेगा 5 लाख रुपये तक का। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल, इस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही द ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, इस पे भी 25 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जालना महाराष्ट्र पर।
निवेशक शिखर सम्मेलन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित वाहन परिमार्जन नीति का शुभारंभ किया, किस राज्य में आयोजित हुई? यानी कि ये पूछा गया जो इन्वेस्टर समिट है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इन्वेस्टर समिट वेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हेल्ड इन गुजरात। तो देखिए गुजरात में हुई है इन्वेस्टर समिट। इस समिट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने मिलकर किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया है गांधीनगर में। और यहीं पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसे आप कहेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसको भी लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो पॉलिसी है व्हीकल स्क्रैप करने की, ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से ये लॉन्च की जाएगी। तो दोनों की आप डेट याद रखिएगा, अंतर समझिएगा। अच्छा, इसके तहत क्या है, जो भी 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और 20 साल पुराने जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, तो इनको एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यदि वे इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनके व्हीकल, तो उनको फिर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी कि उनको एक तरह से जो बिल्कुल कबाड़ बना देते हैं ना, उसको बिल्कुल तोड़ वोड़ देते हैं, फिर उसको रिसाइल कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप। तो वहाँ पर फिर उसको इस तरह से कर दिया जाएगा, डिसइंटीग्रेट उसको कर दिया जाएगा, और जो भी उसका रजिस्ट्रेशन है वो भी फिर मान्य नहीं रहेगा। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे ये भी आप देख सकते हैं। यदि अब जो आपकी पुरानी गाड़ी है, ठीक है, अब आपने वो फिटनेस टेस्ट में फेल कर चुकी है, तो उसकी जो एक्स रूम प्राइस जो रहा होगा, तो उसका 4 से 6% आपको वापस कर दिया जाएगा। साथ ही आपको रोड टैक्स में भी 25% तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। और साथ ही जो आप नई गाड़ी लेंगे, यदि आप अपने जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है, जो आपने अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए दी है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट अगर आप जहाँ से आप अपनी नई कार ले रहे हैं या नई व्हीकल ले रहे हैं उनको दिखाएंगे, तो 5% की छूट आपको उस पर भी मिल जाएगी जो आप नई गाड़ी ले रहे हैं। हाल ही में किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग रोग के पहले दर्ज मामले की पुष्टि की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वेस्ट अफ्रीकन नेशन गिनी रिसेंटली कंफर्म्ड द फर्स्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ मार्बर्ग डिजीज। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है ये, डेडली डिजीज़ है मार्बर्ग वायरस। तो ये गिनी जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है, यहाँ पर इसका केस देखा गया है और इसमें काफ़ी तेज़ बुखार होता है, और ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे इबोला वायरस बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली है ये? फिलोविरिडी, इस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी। और ये जो है बैट्स की वजह से होता है ये भी। और साथ ही आपको जानना चाहिए इसके लिए कोई भी वैक्सीन फिलहाल मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। तो देखिए साल 2018 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड्स दिए हैं, और कितने लोगों को दिए हैं? 69 वर्कर्स को दिए हैं। 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो है श्रम भूषण अवार्ड, जिसमें 1 लाख रुपए का हर एक व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसने भी जीता हो। श्रमवीर या श्रम वीरांगना अवार्ड, जिसमें कि 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति को दिए जाते हैं जिसने भी जीता हो ये अवार्ड। श्रमश्री या फिर श्रम देवी अवार्ड, तो 40,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। विभाजन भयावह स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 14। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 14 अगस्त को हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। आप जानते हैं जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत ही भयंकर जो है दंगे हुए थे। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे तो बीच में ही उनकी हत्या कर दी जा रही थी। तो इतना हेट्रेड वहाँ पर हो गया था, ठीक है। खास करके वेस्ट बंगाल और यहाँ तक कि बिहार में भी देखा गया था। दक्षिण भारतीय बैंक, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसका मुख्यालय किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। साउथ इंडियन बैंक दैट हैज़ बीन इम्पैनल्ड एज एन एजेंसी बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन केरल। तो देखिए केरल में है ये, इसका हेडक्वार्टर्स कौन सा बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। अब इसको जो है एजेंसी बैंक का दर्जा दे दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो आरबीआई
ट्रांजैक्शन करता है तो वो अब साउथ इंडियन बैंक के थ्रू भी कर सकेगा। आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है। हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। इसरो का GSLV F10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने में विफल रहा। इस रॉकेट ने किस अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द इसरो GSLV F10 failed to launch Earth observation satellite into the orbit. This rocket took off from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। तो देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से GSLV F10 ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 इसको जो है ले गया था, ठीक है, लेकिन ये जो है इसको जो ऑर्बिट होता है वहाँ पर इसको प्लेस करने में विफल रहा और 51.70 मीटर टॉल ये रॉकेट था। तो ये आपको जानना चाहिए रॉकेट कौन सा था और कौन सी सैटेलाइट को ये ले जा रहा था, राइट। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज नोन एज प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया? आंसर इज राजगोपालन वासुदेवन। वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ माली? सो कैपिटल इज बैमाको एंड करेंसी इज वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। सीजू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज मेघालय। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द समर ओलंपिक्स इन 2032? आंसर इज ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? आंसर इज August 13। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। इससे पहले कि हम आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखें, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है केदारनाथ टेम्पल इज इन विच स्टेट? बनसागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? What is the capital and currency of Malawi? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? और जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इंडिया? तो आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सभी जो है अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आपको क्या अच्छा लगता है? ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने देश के बारे में अच्छा लगते हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप बाकी एस्पिरेंट्स के भी कमेंट्स पढ़िएगा, ठीक है, और जिससे आप एग्री करते हैं तो लाइक भी कीजिएगा एक दूसरे के कमेंट। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।